Hello friends and dear students, you are again welcome at my YouTube channel English Grammar by N. Punia sir. Let's start our today's lecture. As you know, we were talking about some basic concepts of English grammar. And in these basic concepts, we have completed some basic concepts as like letters, that means alphabet, word, phrase, clause, sentences, and in last videos we were talking about kinds of sentences. As you know, there are two ways to divide the sentences. First, sentences according to their meaning, and the second, sentences according to their structure. जैसा कि आपको याद हो, पिछला जो वीडियो था अपना, लास्ट वीडियो में अपन ने सेंटेंस के जो प्रकार हैं अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग, अपने अर्थ के मुताबिक, वो हम पढ़ चुके हैं. बेसिकली थोड़ा सा फिर रिमाइंड कर दूं, जैसे असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑक्टेटिव एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. इनके बारे में हमने पूरी डिटेल से पढ़ लिया था. डिटेल से कहने का मतलब बेसिकली जो बातें हैं इनका अर्थ है, इनकी पहचान करने का तरीका है, ये किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं, इनके क्या भाव होते हैं, प्रत्येक सेंटेंस क्या फीलिंग्स जो प्रोड्यूस करता है, क्या सेंस प्रोड्यूस करता है, ये हमने पढ़ लिया था. और अब हम थे सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर. अगर उसके ढांचे के अनुसार देखा जाए, वाक्य की संरचना के मुताबिक अगर हम देखें, तो वो वाक्य हमारे पास तीन प्रकार के थे. तो मैं आपको बता दूं कि दिस इज आवर लास्ट वीडियोस ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट्स. आज के अपन इस वीडियो में जो कुछ मूलभूत सामान्य जो बातें थी, ग्रामर की जो सामान्य अवधारणाएं थी, वो हम कंप्लीट कर लेंगे. और कल से हम पर्टिकुलर ग्रामेटिकल टॉपिक से शुरुआत करने जा रहे हैं. तो कल का अपना टॉपिक होगा टाइम एंड टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस एंड द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. यहां से अपन शुरुआत करेंगे और बाकी जितने टॉपिक्स हमने पढ़े हैं अभी, जैसे फ्रेज पढ़ी है उनको एनालिसिस करेंगे, क्लोज पढ़ा है उनको एनालिसिस करेंगे, जैसे फ्रेज को MHM में एनालिसिस करेंगे, क्लोज और सेंटेंस को सपोका यानी सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, इसके अलावा जो एडवर्बियल्स हैं उसके अनुसार उनको डिवाइड करेंगे. तो ये अपनी बेसिक बातें थी, उम्मीद करता हूं आपके समझ में आई होंगी. लेकिन अभी इनके बाद जो अपने रेगुलर जो वीडियोज आने वाले हैं उनको देखना न भूलें, क्योंकि अपन कल से कोई पर्टिकुलर टॉपिक से शुरुआत करने जा रहे हैं और वो अपना होगा टेंस, टाइम, सीक्वेंस ऑफ टेंस एंड करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्योंकि ये 10th 12th और एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सबसे मेजर जो टॉपिक होता है, और इसी टॉपिक के ऊपर सारे के सारे जितने भी ग्रामेटिकल पोर्शन है, जितने भी ग्रामेटिकल टॉपिक्स हैं, वो इस पर डिपेंड करते हैं. तो हमें टेंस से शुरुआत करनी है. तो देखिए, आज अपना बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ये जो लास्ट लेक्चर है, और अपन पढ़ रहे थे सेंटेंस के बारे में. तो हमें अकॉर्डिंग टू, ये कल अपन ने देख लिया था यद्यपि, लेकिन फिर से थोड़ा बता दूं कि हमने ए प्रकार का जो सेंटेंसेस थी, ए प्रकार के जितने भी अपने पास सेंटेंस थे, यानी उनके मीनिंग के अकॉर्डिंग वो हमने पढ़ लिए थे. और अभी हमें देखने हैं सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर. सेंटेंसेस बी पार्ट में अपन को पढ़ने हैं. बी पार्ट में अपन को पढ़ने हैं सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू their structure. और ये अपने पास तीन प्रकार के सेंटेंस हैं. यद्यपि इनकी चर्चा हो चुकी है, आज बेसिकली अपन इस
पे चर्चा करेंगे। जब अपन ने क्लोज पढ़ा था उसमें अपन सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, इनके अर्थ से भी वाकिफ हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इनको डिफाइन करके किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं और किस प्रकार के कंजक्शन से कनेक्टेड होते हैं, ये मुख्य बातें आज अपन इस टॉपिक के अंदर सीखेंगे। यद्यपि क्लोज के सेंटेंस में हमने इनके बारे में बहुत कुछ सीख लिया था। तो ये 3 प्रकार के हुए अपने पास। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, आप इनको इंडिपेंडेंट क्लोज, मेन क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज भी कह सकते हो। दूसरा अपने पास है कंपाउंड सेंटेंस, और तीसरा अपने पास है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो देखिए, अपने संरचना के मुताबिक, अपनी स्ट्रक्चर के या ढांचे के अनुसार ये 3 प्रकार के हुए, बनावट के अनुसार 3 प्रकार के हुए, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। अब जैसे इनमें फर्क क्या है, इनमें फर्क क्या है, देखिए जैसे सिंपल की अगर मैं बात करूं, सिंपल एक सीधा साधा सेंटेंस होता है। जैसे कि आप ये कहो, एक सामान्य सा समझने के लिए एक सामान्य सा उदाहरण मैं लेके आ रहा हूं, जैसे वाटर प्लस वाटर इक्वल टू वाटर। मतलब आप सोच रहे होंगे क्या है कहने का मतलब। सिंपल सेंटेंस को समझने के लिए आप यहां आइए। सिंपल सेंटेंस अपने मूल अर्थ में होगा, मेन क्लोज होगा, प्रिंसिपल क्लोज होगा, अकेला ही होगा। अगर उसको आप एक और सिंपल से जोड़ रहे हैं और सिंपल ही बना रहे हैं, तो उनके ना तो अर्थ में परिवर्तन होगा, ना ही उनके किसी भी प्रकार के स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन होगा, और ना ही वो एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे। तो सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक उसकी फाइनाइट वर्ब होती है। अगर इसके बाद अपन आगे बढ़े और जैसे अपन कहें वाटर प्लस ऑयल इज इक्वल टू वाटर ऑयल, यहां आपने एक बात देखी हो, नोट की हो कि यहां एक चीज चेंज हो गई है। मेन क्लोज अपने पास है, ये जो दूसरा है ये मेन क्लोज ही होगा, ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज होगा, ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज होगा। दोनों के अपने अपने अर्थ होंगे, दोनों के अपने अपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होंगे, और दोनों अपने अपने अर्थ देंगे। ये भी अपना अर्थ देगा और ये भी अपना अर्थ देगा, यहां तक दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसमें जैसे अपन कहें वाटर प्लस मिल्क, यहां जैसे ये हो गया मिल्की वाटर। देखिए ये कोई सेंटेंस नहीं है, ये मैं आपको खाली बताने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूं कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उनमें ये जो था ये आपका मेन क्लोज है, इंडिपेंडेंट क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज, यू ऑल्सो कैन से इट सबऑर्डिनेट क्लोज, ये बना रहेगा। सॉरी, सबऑर्डिनेट क्लोज आपका अगला होगा। ये हुआ आपका मेन क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज, और ये जो हुआ ये इसमें शामिल हुआ है सबऑर्डिनेट क्लोज के रूप में। ये अपना पूरा अर्थ तभी देगा जब ये इसके ऊपर निर्भर करेगा। जैसे ये इससे मिल करके और मिलक से मिलकी, यानी ये अपना पूरा अर्थ नहीं दे पा रहा है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर जो आपका सबऑर्डिनेट क्लोज है वो इस पे निर्भर करता है, मेन क्लोज पे अपना अर्थ देने के लिए। खैर छोड़िए, अभी अपन इनको एक एक करके इनके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ते हैं कि इनके अर्थ क्या होते हैं, कैसे बने होते हैं, और कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर खास करके कौन से जो कंजक्शंस हैं उनको उनका इस्तेमाल किया जाता है दोनों को कनेक्ट करने के लिए। तो पहले अपन लेके चलते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस क्या है? जब हम क्लोज का टॉपिक पढ़ रहे थे, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज अगर देखे हैं तो उसमें मैंने बताया था कि ए क्लोज एंड इंडिपेंडेंट क्लोज, ए मैन क्लोज, ए प्रिंसिपल क्लोज इज ऑल्सो ए रेगुलर सेंटेंस। वो एक मतलब नियमित और वाक्य ही होता है जिसमें अपना खुद का एक सब्जेक्ट होता है, खुद का एक प्रेडिकेट होता है, और
पूर्णतया और मीनिंग के साथ होता है, पूर्ण अर्थ के साथ होता है। जैसे सिंपल सेंटेंस क्या हुआ, देखिए ए सिंपल सेंटेंस, क्योंकि ये क्लोज में हमने पढ़ लिया, क्लोज यानी इंडिपेंडेंट क्लोज। क्लोज दो ही प्रकार के अपन ने पढ़े थे, इंडिपेंडेंट मैन और प्रिंसिपल क्लोज। इंडिपेंडेंट कहिए उसको, मैन क्लोज कहिए या प्रिंसिपल क्लोज कहिए, ये एक रेगुलर सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस की तरह ही होते हैं। लेकिन आपका जो दूसरा क्लोज था, जिसको अपन ने कहा था डिपेंडेंट क्लोज या सबऑर्डिनेट क्लोज, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के काम में आते हैं, क्योंकि वो मैन क्लोज पे निर्भर करते हैं। तो ए सिंपल सेंटेंस is a sentence which has a subject and a finite verb, that means predicate, with its complete मीनिंग। यह सबसे सरल वाक्य होता है, साधारण वाक्य होता है, और ये एक क्लोज की भांति ही होता है, जिसके अंदर आपको एक सब्जेक्ट मिलता है और उस सब्जेक्ट के लिए आपको एक चेंजेबल यानी फाइनाइट वर्ब आपको मिलती है। यहां फाइनाइट का मतलब दैट कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार बदला जा सके, जिसको ये बात अपन टेंस में सीखेंगे। तो इसमें एक सब्जेक्ट हुआ, एक उसके लिए फाइनाइट वर्ब हुआ, और इसकी खास बात ये हुई कि ये अपना पूरा अर्थ देता है, ये एक प्रकार से आपका सिंपल और सरल वाक्य होता है, जिसमें दूसरा कोई भी सेंटेंस कनेक्टेड नहीं होता है और अपने पूर्ण अर्थ के साथ होता है। जैसे यहां मैं कहूं कि आई वेंट टू जयपुर, एक सरल सा सेंटेंस है। जैसे सब्जेक्ट देखा आपने और ये वर्ब, ये इसका सब्जेक्ट था, ये इसके लिए इसकी फाइनाइट वर्ब है। जैसे कि मैं जयपुर गया, एक सरल और साधारण वाक्य। जैसे इसके और एग्जांपल देखें और मैं कहूं द स्टूडेंट्स wants to be teachers. He saw a terrible snake in the garden. ये सारे के सारे आप देखिए, जब अपन सेंटेंस को आगे पर्टिकुलर ग्रामेटिकल टॉपिक में आकर के पढ़ेंगे, तब इनको एनालिसिस करेंगे, आपको इनके पार्ट्स का भी पता लग जाएगा। जैसे ये सब्जेक्ट हुआ, इसके लिए ये एक इसकी फाइनाइट वर्ब हुई, एक टेरिबल ये आपका एडजेक्टिव हुआ, और स्नेक ये नाउन हुआ। अब ये एडजेक्टिव और नाउन मिल करके किसका काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, और ये एडवर्बियल ऑफ प्लेस यानी स्थान से संबंधित और एडवर्बियल हुआ। तो यहां ये एक पूरा अर्थ दे रहा है। जैसे उसने बगीचे में एक भयानक सांप देखा, विद्यार्थी अध्यापक बनना चाहते हैं, मैं जयपुर गया। इनमें प्रत्येक का अपना एक फाइनाइट सब्जेक्ट, अपना एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, और उनके लिए एक फाइनाइट जो वर्ब है वो आई है। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं ये सिंपल सेंटेंस होते हैं, सरल सेंटेंस होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज कह सकते हो, मैन क्लोज कह सकते हो, और इनको आप प्रिंसिपल क्लोज भी कह सकते हो अगर क्लोज की बात करें तो। इसकी कोई खास बात नहीं थी, लेकिन जो कंपाउंड सेंटेंस है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, वहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि कंपाउंड सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से इजी है, और सिंपल सेंटेंस वो कंपाउंड से बिल्कुल इजी है। यानी जो मुख्य रूप से सीखने लायक है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा जटिल होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। देखिए दूसरे प्रकार का जो अपना सेंटेंस है, यहां पर और दो सेंटेंस का
और कनेक्शन होना शुरू हो जाता है। कंपाउंड यानी मिश्रित, जिसको हिंदी में भी 3 प्रकार के सेंटेंस अपन ने पढ़े थे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। कंपाउंड सेंटेंस, यह आपके दूसरे प्रकार का सेंटेंस हुआ कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है देखिए, यद्यपि जैसे जैसे अपन ने ये सेंटेंस पे पूरा फोकस अपन ने इसलिए किया है क्योंकि सेंटेंस इज द बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि किसी भी भाषा की एक प्रमुख इकाई, आधारभूत इकाई, फंडामेंटल जो यूनिट होती है वो वाक्य ही होता है। अगर हमें वाक्य का स्ट्रक्चर, उसका, उनके पार्ट्स, उनके एलिमेंट्स, अगर हम इन चीजों से वाकिफ नहीं हैं तो हमें ग्रामर के जो मेजर टॉपिक्स हैं वो हमारी समझ से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए हम इन पे मेन फोकस जो है वो कर रहे हैं। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है देखिए, ए कंपाउंड सेंटेंस compound sentence is a sentence, compound sentence is a sentence which can have 2 or more than 2 sentences with their own subject and predicate, containing a proper, a complete meaning। इनको और डिटेल से देखेंगे। कंपाउंड सेंटेंस क्या हुआ, जब ध्यान दीजिए, कंपाउंड सेंटेंस इज ए सेंटेंस, संयुक्त वाक्य एक वाक्य होता है which can has 2 or more than 2 sentences, जिसके अंदर आपको दो तो होने जरूरी है, अदरवाइज तो सिंपल हो जाएगा। Which can has 2 or more than 2 sentences with their own subject and predicate containing a proper meaning। कहने का मतलब इसमें 2 या 2 से ज्यादा सेंटेंसेस होंगे, प्रत्येक सेंटेंस का अपना खुद का एक सब्जेक्ट होगा और खुद की एक प्रेडिकेट होगा प्रत्येक का, तथा प्रत्येक सेंटेंस जो जुड़े हुए हैं आपस में अपना पूर्ण अर्थ लिए हुए होते हैं। अब कहने का मतलब ये हुआ, यहां आगे अगर बढ़े अपन, all connected sentences are simple, कह दो इसको, मैन कह दो, प्रिंसिपल, क्लोज और सेंटेंस। अब जो जितने भी सेंटेंस आपस में जुड़े हुए हैं, ध्यान दीजिए, कंपाउंड सेंटेंस के अंदर जितने भी सेंटेंस आपस में जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे सेंटेंस जो इससे पहले अपन ने पढ़ा वो सारे सिंपल सेंटेंस ही होते हैं, या आप उनको मेन क्लोज कह सकते हो, आप उनको प्रिंसिपल क्लोज कह सकते हो, और या फिर सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस आप उनको कह सकते हो। ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब इसमें दूसरी बात जो सामने निकल के आती है वो ये है कि ये अपना पूर्ण अर्थ देने के लिए एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। दे कांट डिपेंड ऑन वन अनदर। कहने का मतलब ये हुआ कि वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है, किसमें, टू कंप्लीट देयर मीनिंग,
यानी अपना पूर्ण अर्थ देने के लिए एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। प्रत्येक सेंटेंस अपना पूरा अर्थ लिए हुए होता है और किस से जुड़े हुए होते हैं ये देख लीजिए। These kind of sentences that means compound sentences are connected with, ध्यान दीजिए यहां जो कंपाउंड सेंटेंस जो आपस में जुड़ते हैं वो कोऑर्डिनेशन यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होते हैं। यानी यूं कहें सहायक सहायक जो कंजक्शन होते हैं जो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते उनसे मिलकर के बने होते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अपन देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर उनमें सारे सिंपल सेंटेंस नहीं होते, सारे इंडिपेंडेंट नहीं होते, क्योंकि इसमें तो सारे सिंपल होते हैं, सारे मैन होते हैं और खुद पर निर्भर करने वाले होते हैं। लेकिन उनमें एक मैन होता है कॉम्प्लेक्स में और बाकी सारे डिपेंडेंट होते हैं। तो इसलिए वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े होते हैं और ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े होते हैं। तो यहां वो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कौन कौन से हैं, अगर आप थोड़ा उनको भी माइंड में रख लो तो आप वाक्य को देख करके बता सकते हो कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। बाकी अर्थ के मुताबिक भी ये बिल्कुल आसान होते हैं क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कंजक्शन से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े जरूर होते हैं, लेकिन आप उनको बीच में से हटा भी दोगे तो इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके अर्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अलग अलग हो जाएंगे तो भी अपने पूर्ण अर्थ के साथ होंगे और जुड़े हुए हैं तो भी अपने पूर्ण अर्थ के साथ होंगे, यानी एक दूसरे पर निर्भर ये नहीं करते हैं। तो दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर कनेक्टेड विद कोऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेशन, आप उस पूरी प्रक्रिया को कह सकते हो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होते हैं एज लाइक जैसे इनकी ये है। कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन है वो है देखिए एंड, बोथ एंड, सो, येट, ये जो कंजक्शन होते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नोर, और या नोर, ये वो कंजक्शन है एंड, बोथ एंड, सो, येट, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नोर, और नोर, ये वो कंजक्शन है जिनसे अगर दो सेंटेंस जुड़े हैं तो आप ये मान के चलिए कि ऐसे जो सेंटेंस हैं इनसे जुड़ने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ये आपके और कंपाउंड सेंटेंस ही क्रिएट करते हैं। इनका एग्जांपल जैसे अपन देखें, जैसे यहां मैं कहूं रोहन लाइक्स बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस देख रहा हूं, मैंगोज, और यहां अपन कहते हैं राकेश लाइक्स एप्पल्स। विरोधाभास जरूर है, लेकिन अगर एंड से जोड़ दिया जाए, आप बट से भी जोड़ सकते हो इनको, बट अगर इनको जोड़े अपन, ये दो सेंटेंस हैं, ये दोनों सेंटेंस हैं, ये अपना सेंटेंस है जो पूरा अर्थ लिए हुए है, ये दूसरा सेंटेंस है जो अपना पूरा अर्थ लिए हुए है। अब इन दोनों को तो अपन कहेंगे कि ये मैन क्लोज है, सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। अगर आप इनको इन कंजक्शन से जोड़ दोगे तो कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा, एक दूसरे पे निर्भर नहीं होगा, एक दूसरे के अर्थ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां मैं कहूं जैसे रोहन लाइक्स मैंगोज एंड राकेश लाइक्स एप्पल्स। अब ये एंड से जुड़ा है,
आप इसको हटा दोगे तो ये सेंटेंस बन जाएंगे, जोड़ दोगे तो ये एक सेंटेंस बन गया। एक सेंटेंस बन गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें दो क्लोज हैं, दोनों मेन क्लोज हैं, दोनों इंडिपेंडेंट क्लोज हैं, दोनों स्वतंत्र हैं, अपना पूरा अर्थ लिए हुए हैं, प्रत्येक का अपना एक सब्जेक्ट है और प्रत्येक की अपनी एक फाइनाइट वर्ब है। यानी कहने का मतलब अगर आप इनको अलग अलग कर दोगे तो भी इनके अर्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनको अगर आपने कोऑर्डिनेटिंग से जोड़ दिया या कोऑर्डिनेशन की प्रक्रिया से जोड़ दिया, कहने का मतलब जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उनसे यदि आपने इनको जोड़ दिया तो भी इनके अर्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो सेंटेंसेस होते हैं कंपाउंड सेंटेंस के अंदर जितने भी दो या तीन से भी ज्यादा अगर सेंटेंसेस आपस में कोऑर्डिनेशन से जुड़े हुए हैं या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए हैं तो वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, अपना पूरा अर्थ साथ लिए हुए रहते हैं। तो ये एक आपका कौन सा हुआ, ये एक कंपाउंड सेंटेंस हुआ, ये एक कंपाउंड सेंटेंस का एग्जांपल था। अब इनमें और कुछ एग्जांपल्स हैं वो भी आप इनमें देख सकते हो। हाँ, ये जैसे मैंने आपको क्लोज के टॉपिक में बताया था कि इनमें कई बार जो इनका सब्जेक्ट होता है कैन बी हिडन और नॉट मेंशन, हो सकता है कि उसको छुपा लिया जाए या उसका वर्णन नहीं किया जाए। जैसे इसको थोड़ा और लंबी प्रोसेस में अपन लें और यहां मैं कहूं आई वेंट मार्केट कोमा बोट some books and read them। read read होता है क्योंकि जब सेंटेंस अगर ये बात अपन सीखें किसमें, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। जब अपन पर्टिकुलर और टेंस टाइम और सीक्वेंस ऑफ टेंस और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का टॉपिक कल से शुरुआत करने जा रहे हैं, उसमें अगर एक कोई सेंटेंस अगर एक पर्टिकुलर टेंस में चल रहा तो प्राय उसी में रहता है, लेकिन कई बार चेंज हो जाते हैं। जैसे कि पहला पास्ट सिंपल है, पास्ट परफेक्ट हो गया, पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट सिंपल से जुड़ गया, उनको बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस, जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिलअप करने के लिए और बहुत काम में आते हैं। तो आई वेंट मार्केट, मैं बाजार गया, बॉट सम बुक्स, कुछ किताबें खरीदी, एंड रेड देम, और उनको मैंने पढ़ा। अब देखिए इनमें तीन बातें सामने निकल के आई, आई वेंट मार्केट। अब ये कोई मैन क्लोज नहीं है, ये अपने आप में मैन क्लोज है। इसका मतलब ये नहीं कि ये मैन क्लोज है और बाकी सब ऑर्डिनेट क्लोज है जो इस पर निर्भर करते हैं, नहीं। आई वेंट मार्केट। फिर देखिए दूसरा जो सेंटेंस था ये कह रहा बोट सम बुक्स। यहां आपका जो सब्जेक्ट है वो हिडन है और वो क्या है, आई, क्योंकि यही पूरा जो कार्य कर रहा है वो यही कर रहा है, यही सब्जेक्ट कर रहा है। तो आई वेंट मार्केट, ये इसमें सब्जेक्ट, ये इसमें वर्ब, और ये एक कंप्लीट सेंटेंस हुआ, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंट सेल्फ डिपेंडेंट जो सेंटेंस बन गया। बोट सम बुक्स, इसके पीछे आई जो है यही सब्जेक्ट, इसको मेंशन नहीं किया गया है, इसको हिडन रखा गया है, आप इसको खुद मान सकते हो। यहां आई बोट सम बुक्स, मैंने कुछ किताबें खरीदी, तो इसमें भी इसके लिए पर्टिकुलर फाइनाइट वर्ब है। और तीसरा जो है वो है रेड देम, कहने का मतलब यहां पे भी किसको छुपाया गया है, आई को। तो तीन सेंटेंस आपके बने और तीनों अलग अलग हैं। यानी यहां पे देम का मतलब बुक्स, आई वेंट मार्केट, सेल्फ डिपेंडेंट, मैन क्लोज, और अपने आप में एक सिंपल सेंटेंस है, पूरा अर्थ लिए हुए। बोट, आई बोट सम बुक्स, मैंने कुछ किताबें खरीदी, ये भी अपने आप में पूर्ण अर्थ देने वाला सेल्फ डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट या मैन क्लोज है। आई रीड देम, मैंने उनको पढ़ा, इसमें भी एक सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और अपना पूरा अर्थ लिए हुए हैं। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं और जो खास करके कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ के बनते हैं, प्रत्येक सेंटेंस अपना पूरा अर्थ लिए हुए होता है, उनको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। अगर ये चीज आपके समझ में आई, फिलहाल मेरा जो उद्देश्य है वो खाली आपको इनसे वाकिफ कराना है, क्योंकि आगे जाकर के जैसे सेकंड ग्रेड के अंदर या रीड के अंदर या खास करके फर्स्ट ग्रेड के अंदर, सेकंड ग्रेड के अंदर तो ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत से टॉपिक आते हैं, वहां हमें इनको क्या करना पड़ता है,
ट्रांसफॉर्मेशन के खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वहां क्या करना पड़ता है, हमें इनको चेंज करना पड़ेगा। सिंपल से सीधा कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड में, कंपाउंड से सिंपल में, इनको इंटरचेंज करना पड़ता है। जैसे कि डिग्री चेंज करते हैं, जैसे कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, इनका जब आपस में जैसे कि इंटरचेंज होता है, वैसे ही तीनों प्रकार के ये जो सेंटेंसेस हैं इनका आपस में इंटरचेंज होता है। और उस समय अगर हमें इनका पता ही नहीं कि ये सेंटेंस होते क्या है, तो वो टॉपिक हल नहीं होता है। इसी को बेसिक ग्रामर बोलते हैं। पहले बेसिक जो बातें हैं वो सीखनी बहुत ही जरूरी है। यहाँ तीसरे प्रकार के सेंटेंस पे आ जाइए। तीसरा जो है आपका, तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्रित, इनमें मिश्रण होता है। और ये जो सेंटेंस है ये जटिल माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सिंपल सेंटेंस देखा, ठीक है, सिंपल सेंटेंस में कुछ नहीं है भाई, सिंपल सेंटेंस में कुछ नहीं है। सिंपल सेंटेंस अपने आप में एक रेगुलर सेंटेंस है। आप उसको इंडिपेंडेंट क्लोज बोल दो, मैन क्लोज बोल दो, प्रिंसिपल क्लोज बोल दो, उसका अपना एक सब्जेक्ट है, अपनी एक प्रेडिकेट है और पूरा अर्थ लिए हुए है। अब कंपाउंड सेंटेंस अगर अब भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता दूं कि कंपाउंड सेंटेंस में जितने सेंटेंसेस होते हैं सारे सिंपल होते हैं। प्रत्येक का अपना सब्जेक्ट होता है, प्रत्येक का अपनी फाइनाइट वर्ब होती है और वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ जाते हैं और उनको अलग कर दोगे तो भी उनके अर्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप इसमें आ जाइए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में और पहले दोनों से अंतर कीजिए। पहले दोनों से अंतर करते हुए आप इसमें देखोगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें मैन क्लोज एक ही होता है। ऊपर आपने दो सेंटेंसेस पढ़ लिए, सिंपल, एक सिंपल सेंटेंस में एक जो सेंटेंस है खुद मैन क्लोज है, पूरा अर्थ लिए हुए अपना अपने कर्ता और क्रिया के साथ। कंपाउंड में देखा कि दो हैं, तीन हैं, चार हैं, जितने भी सेंटेंसेस हैं सारे क्या हैं, सिंपल सेंटेंसेस हैं, अपना पूरा अर्थ लिए हुए हैं, एक दूसरे पे निर्भर नहीं है। इसमें आ जाइए, इसमें जितने भी क्लोज होंगे, दो तो होंगे ही होंगे या फिर दो से ज्यादा होंगे, उन जितने भी क्लोजेज हैं इसमें उनमें एक मैन क्लोज होता है। एक मैन क्लोज होता है, इसका मतलब एक सिंपल सेंटेंस होता है, एक प्रिंसिपल क्लोज बोल सकते हो, एक मैन क्लोज बोल सकते हो। वो अपना पूरा अर्थ खुद ब खुद लिए हुए होता है। बाकी जितने भी इसमें सेंटेंसेस पहले वाले कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े थे और ये वाले सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा। और इनमें क्या होता है कि एक मैन क्लोज होता है और बाकी एक या दो या तीन जितने भी अदर क्लोजेज हैं वो सारे के सारे अपना पूरा अर्थ देने के लिए मैन क्लोज पर निर्भर करते हैं। वो अपना पूरा अर्थ तभी दे पाएंगे जब वो मैन क्लोज से जुड़ेंगे। अगर इनमें मैन क्लोज को हटा लिया जाए तो बाकी सारे बेअर्थ हो जाएंगे, वो अपना पूरा अर्थ नहीं दे पाएंगे। लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड में आप प्रत्येक को अलग अलग कर दो, अपना पूरा अर्थ साथ ही लिए हुए होते हैं। और इसमें एक मुख्य मैन क्लोज होता है, उनसे जुड़ने के बाद ही जो जितने बाकी के क्लोज हैं वो अपना अर्थ दे पाते हैं। और मैन क्लोज होता है एक, और बाकी जितने भी क्लोजेस होते हैं उसको सब ऑर्डिनेट क्लोज बोलते हैं। वो भी अपने आप में तीन प्रकार के होते हैं। तो पहले इनका अर्थ जान लीजिए आप कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज ए सेंटेंस, complex sentence is a sentence which has a, यहां ध्यान दीजिए, a main clause, a main, आप इसको कह सकते हो प्रिंसिपल, a main और प्रिंसिपल क्लोज, ये अपना पूरा अर्थ लिए हुए ही होगा। ये एक प्रकार से कंपाउंड सेंटेंस का ही एक हिस्सा है या एक सिंपल सेंटेंस का एक सेंटेंस है। कहने का मतलब इसमें एक मैन क्लोज होगा एंड वन और मोर देन वन क्लोजेज। इसमें एक मैन क्लोज होगा, प्रिंसिपल क्लोज होगा एंड वन और मोर देन वन क्लोजेज will be subordinate, या फिर आप इनको कह सकते हो डिपेंडेंट क्लोज। बाकी जो होंगे
वो सारे के सारे सबऑर्डिनेट क्लोज कहिए उनको, डिपेंडेंट निर्भर क्लोज कहिए। एक मुख्य क्लोज होगा और बाकी एक या दो जो जुड़े हुए हैं वो सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लोज होंगे। और किससे जुड़े होंगे? कनेक्टेड बाय सबऑर्डिनेटिंग, कनेक्टेड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से मिलके बने होते हैं या जुड़े होते हैं। और अब आपसे पूछे कि भाई सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सा है, मेन क्लोज कौन सा है, ये जरूरी नहीं कि आप उनका ट्रांसलेशन करके ही उनके अर्थ को जान पाओ, या मेन क्लोज कैसे पहचाने, सबऑर्डिनेट क्लोज कैसे पहचाने। याद रखिए, जिस सेंटेंस के साथ, जिस सेंटेंस से पहले या जिस सेंटेंस के साथ कोई सबऑर्डिनेट कंजक्शन जुड़ा हुआ है वो ही क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज होगा, और जो बच गया वो मेन क्लोज होगा। मेन क्लोज अपना पूरा अर्थ खुद ब खुद देगा, और सबऑर्डिनेट क्लोज जिनके साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जुड़े हुए हैं वो अपना पूरा अर्थ तभी दे पाएंगे जब वो मेन क्लोज के साथ जुड़ेंगे, अदरवाइज नहीं। हमने कंपाउंड सेंटेंस में देखा, दोनों को अलग कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसमें आप देखोगे कि अगर आपने जितने भी सबऑर्डिनेट क्लोज, जो डिपेंडेंट क्लोज, जो खुद पे निर्भर नहीं है, वो अगर मेन क्लोज से जुड़े हुए हैं, उनको अगर आपने अलग कर दिया तो वैसे तड़पने लग जाएंगे जैसे मछली को पानी से बाहर निकालने पर तड़पने लग जाती है। कहने का मतलब वो अपना पूरा अर्थ नहीं दे पाएंगे। और ये किससे जुड़े होते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होते हैं। अब इनकी कुछ खास बातें जो हमारे सामने आई वो क्या है, देखिए 2-3 बातें सामने निकल के आई हैं, वो इस प्रकार से हैं। मेन क्लोज, या जिसे अपन कहें प्रिंसिपल क्लोज, will be with its complete meaning। ये तो मैन क्लोज ही हो गया, तो ये तो हमने पढ़ लिया, ये अपने पूरे अर्थ के साथ होगा, ये अपने पूरे अर्थ के साथ होगा। और खास बात ये है, दूसरी बात ये निकल के सामने आई, जो बाकी के जो जुड़े हैं जिनको हमने सबऑर्डिनेट क्लोज कहा है, सबऑर्डिनेट, या फिर इनको यूं कह दूं डिपेंडेंट क्लोजेस, विल डिपेंड, ये निर्भर करेंगे, विल डिपेंड ऑन मेन क्लोज यानी प्रिंसिपल क्लोज, ये प्रिंसिपल क्लोज पे निर्भर करेंगे, किसमें? टू कंप्लीट देयर मीनिंग, यानी अपना वाक्य पूरा करने के लिए, टू कंप्लीट देयर मीनिंग, ये अपना पूरा अर्थ देने के लिए मेन क्लोज पे निर्भर करेंगे। कंपाउंड सेंटेंस में ऐसा नहीं था, सबऑर्डिनेट क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज ये अपना पूरा अर्थ देगा मेन क्लोज, और जितने भी जुड़े हुए जिनको अपन ने सबऑर्डिनेट क्लोज कहा है ये अपना पूरा अर्थ देने के लिए मेन क्लोज पे डिपेंड करेंगे। और तीसरी बात ये है, इसमें जो मेन क्लोज से जुड़ते हैं ये 3 या जो भी है, 2 जुड़े हैं, 1 जुड़ा है, मेन क्लोज से जो जुड़े हुए हैं सबऑर्डिनेट क्लोज कहलाते हैं। जो खुद अपने ऊपर निर्भर नहीं है, मेन क्लोज पर निर्भर है, ये 3 प्रकार के होते हैं। ये बातें आप याद रखना। सबऑर्डिनेट क्लोज या क्लोजेज आर या कैन बी हो सकते हैं 3 काइंड्स ऑफ, ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। ये हमने क्लोज में भी इस टॉपिक को हमने पढ़ा था, 3 काइंड्स ऑफ। एक नाउन क्लोज, जो उस वाक्य में नाउन की तरह काम करेगा। दूसरा एडजेक्टिव क्लोज, जो उस वाक्य में एडजेक्टिव की भांति काम करेगा। और तीसरा है एडवर्बियल क्लोज, जो उस वाक्य में एडवर्ब की भांति काम करेगा। ये तो थी इनकी परिभाषा। अब चलिए वो देखते हैं, अपन अब जानते हैं कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से होते हैं जिनसे ये वाक्य जुड़े होते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में पढ़ना बहुत ही जरूरी है, जिनसे, हाँ, क्योंकि उनको देख करके भी अगर आपको अर्थ भी समझ में नहीं आ रहा, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं,
तो कई बार क्या होता है, ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है इनको देख करके भी आप पहचान सकते हो कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस वो ये है, इनमें शामिल है, इनके अंदर शामिल है, देखिए सबऑर्डिनेटिंग जो आपके कंजक्शन है इनमें शामिल है। सबसे पहले आप जब नाउन क्लोज बनाओगे, दैट, इफ, वेरेवर, whereas, as well as, जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं। वाई, when, where, who, whose, whom, which, ये सारे के सारे इसमें शामिल हैं। इसके अलावा बिकॉज, बिफोर, आफ्टर, etc, इनको आप याद कर लो कि ये वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ जुड़ते हैं और अपना तभी दे पाते हैं जब वो मैन क्लोज के साथ इनसे मिलके कनेक्ट होते हैं। अब देखिए इनका एग्जाम्पल अपन देखें कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वो कैसे बनते हैं। देखिए छोटे छोटे वाक्यों से अपन शुरुआत करें और नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज इनको भी अपन पहचानेंगे। जैसे मैं ये कहूं, एक सेंटेंस लिखूं और कहूं दैट यू आर इंटेलिजेंट, कोमा आई नो, मैं जानता हूं। अब ये एक सेंटेंस है, देखोगे आप पता लगेगा आपको कि भाई इसमें भी दो सेंटेंस है। दैट यू आर इंटेलिजेंट, आई नो, मैं जानता हूं। अब ये सिंपल सेंटेंस तो है ही नहीं क्योंकि इसमें क्लोज ही दो है। अब आपका विचार दो पे आएगा, कंपाउंड पे और कॉम्प्लेक्स पे। अगर थोड़ा सा भी ध्यान दे दोगे ना तो इन दोनों को बिल्कुल आराम से और डिफाइन कर दोगे और आइडेंटिफाई कर दोगे। यहां आपने देखा, पहले आप देखिए कि क्या दोनों मैन क्लोज हैं, क्या दोनों प्रिंसिपल क्लोज हैं, क्या दोनों सिंपल सेंटेंस हैं, क्या दोनों अपना पूरा अर्थ दे रहे हैं, तो कंपाउंड हो जाएगा। कि तुम होशियार हो, ये पूरा अर्थ नहीं दे रहा भाई, कि तुम होशियार हो, ये की जुड़ते ही अर्थ है, गड़बड़ा गया इसका। कि तुम होशियार हो, कि तुम बुद्धिमान हो, आई नो, मैं जानता हूं। अब देखिए मैं जानता हूं क्या, ये बात, तो इसका पूरा अर्थ कब बना, जब ये इससे जुड़ा। तो बताइए इसमें। अब दूसरा सवाल आपका, आपने पहचान लिया, दैट से पहचान लो बेशक कि दैट क्लोज है और ये मैन क्लोज नहीं है क्योंकि इससे सबऑर्डिनेट कंजक्शन जुड़ा है। तो आपका मैन क्लोज कौन सा हुआ, आई नो, ये हुआ आपका मैन क्लोज। ठीक है, ये आपका मैन क्लोज हुआ, याद रखिए। क्यों, आई नो, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब, दो चीजें होना जरूरी है। और मैंने बताया था बहुत से शब्दों का वाक्य नहीं हो सकता, दो का ही हो जाता है यदि वो दो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हैं। मैं जानता हूं क्या, कि तुम होशियार हो, तो ये मैन क्लोज हुआ। तो ये हुआ आपका सबऑर्डिनेट क्लोज, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लोज हुआ जो इससे कनेक्ट मानिए। अब एक मैन क्लोज है और जिसमें एक सबऑर्डिनेट क्लोज है, वो सेंटेंस किस प्रकार का हुआ, तो ये सारा पूरा सेंटेंस हुआ ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब तीसरा सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि इस मैन क्लोज में, इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये मैन क्लोज है, ठीक है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, ठीक है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज फिर किस प्रकार का है, क्योंकि ये भी तो तीन होते हैं, नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज। मैं जानता हूं क्या, जैसे कि पीपल ईट राइस इन साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में लोग चावल खाते हैं। क्रिया का सब्जेक्ट से प्रश्न कराइए,
लोग खाते हैं क्या? दो चीजें बच गई, दक्षिण भारत और चावल। जो उत्तर होगा विल बी योर ऑब्जेक्ट, वो आपका ऑब्जेक्ट होगा, यानी वो नाउन होगी। दक्षिण भारत में लोग खाते हैं क्या? लोग खाते हैं क्या? दक्षिण भारत को नहीं खाते, चावल खाते हैं, तो चावल ऑब्जेक्ट हुआ। मैं जानता हूं क्या? ये पूरा नाउन क्लोज, मैं इस बात को जानता हूं, तो ये पूरा नाउन क्लोज हुआ। आप इसको पैसिवाइजेशन कर सकते हो। आई नो दैट यू आर इंटेलिजेंट, आप इसको कह सकते हो दैट यू आर इंटेलिजेंट इज नोन टू मी, इसका पैसिवाइजेशन हो जाएगा। इसका मतलब ये नाउन क्लोज हुआ। आपके तीसरे सवाल का जवाब था कि ये नाउन क्लोज हुआ। तो इसको पूरे को आपने देखा, दैट से जुड़ा था, दैट क्लोज, इसका मतलब ये सबऑर्डिनेट क्लोज, ये अपना पूर्णार्थ दे रहा है। ये मैन क्लोज, ये पूर्णार्थ तभी देगा जब मैन क्लोज के साथ जुड़ेगा। और ये जो आपका सबऑर्डिनेट क्लोज है, ये हुआ आपका नाउन क्लोज। तो इस प्रकार ये आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। नाउन क्लोज हो गया। ठीक इसी प्रकार जैसे मैं देखूं कि द बॉय हु स्टोल योर पर्स इज माई क्लासमेट, इसमें भी क्लोज वाला कर लो आप। द बॉय, वो लड़का, हु स्टोल योर पर्स, जिसने तुम्हारा बटुआ चुराया, इज माई क्लासमेट, वो मेरा सहपाठी है। अब इसके अंदर सबसे पहले आप सबऑर्डिनेट क्लोज, जिसके साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन जुड़ा है, उसको अलग कर दो। इसके साथ जुड़ा है हु स्टोल योर पर्स, इसके साथ जुड़ा है, इसको हटा दो आप। बाकी जो बच गया उसको अलग कर दो। बाकी क्या बच गया? बाकी ये बच गया द बॉय इज माई क्लासमेट, वो लड़का मेरा सहपाठी है। ये सब्जेक्ट और ये इसकी बी क्रिया। कहने का मतलब अपने आप में पूरा वाक्य बच गया, पूरा अर्थ देने वाला बच गया, पूरा मीनिंगफुल बच गया, जिसका खुद का सब्जेक्ट है, खुद का प्रेडिकेट है और आत्मनिर्भर है। तो ये आपका मैन क्लोज हो गया। ये हुआ आपका मैन क्लोज। ठीक है, ये आपका मैन क्लोज हो गया। अब बच गया, उसको देख लो। हु स्टोल योर पर्स, हु, जिसने तुम्हारा पर्स चुराया, जिसने तुम्हारा बटुआ चुराया, जिसने, किसने? इस लड़के ने। यानी इसके साथ जुड़ेगा तभी तो ये पूरा अर्थ देगा। और ये जो बच गया हु स्टोल योर पर्स, इसको अब आप कहोगे कौन सा? सबऑर्डिनेट क्लोज। ये आपका बच गया सबऑर्डिनेट क्लोज। इसका मतलब जिस वाक्य में एक मैन क्लोज है और एक सबऑर्डिनेट क्लोज है, इसको सबऑर्डिनेट क्लोज, ये मैन क्लोज है, ये मैन क्लोज क्यों नहीं हो सकता है? ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये अपना पूरा तभी देगा जब ये इसके साथ जुड़ेगा। इसीलिए ये कौन सा हुआ? ये हुआ सबऑर्डिनेट क्लोज। और जिस वाक्य में एक मैन क्लोज, एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लोज है, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। सीधी सी बात है। अब तीसरा सवाल, ये जो आपका सबऑर्डिनेट क्लोज है, ये किस प्रकार का है? जैसे कि ये नाउन क्लोज था, तो मैं आपको बता दूं, ये आपका एडवर्बियल एडजेक्टिव क्लोज है। एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन को क्वालिफाई करे। हु, जिसने पर्स चुराया, जिसने, किसने? लड़के ने। और ये लड़का क्या है? नाउन। और नाउन को क्वालिफाई करे, जो नाउन के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो ये हुआ आपका एडजेक्टिव क्लोज। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के सेंटेंस होते हैं, इनकी इस प्रकार से जो है वो पहचान होती है। इसमें और देखिए, एक सेंटेंस देखें अपन, एडवर्बियल क्लोज का एक सेंटेंस और देखें। यू कैन स्टे ड्यूरिंग योर journey wherever you like। इसमें भी देखिए सीधे से दो सेंटेंस है। यू कैन स्टे ड्यूरिंग योर जर्नी, आप अपनी यात्रा के दौरान ठहर सकते हो।
बिल्कुल अपना पूरा अर्थ दे रहा है। और इसके साथ ही जुड़ा हुआ है वेयर एवर यू लाइक, जहां तुम्हें पसंद आए। अपनी यात्रा के दौरान तुम ठहर सकते हो जहां तुम्हें अच्छा लगे। वेयर एवर यू लाइक, जहां तुम्हें अच्छा लगे। जहां तुम्हें अच्छा लगे वहां क्या हो सकता है, क्या कर सकते हो, इन बातों का पता हमें तभी लग रहा है जब आप इससे जुड़ रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ आपका मेन क्लोज, ये हुआ आपका सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज और मेन क्लोज के कॉम्बिनेशन को आप कहोगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और तीसरी बात जो आपसे पूछा जाए कि वेयर एवर यू लाइक ये सबऑर्डिनेट क्लोज है तो किस प्रकार का है, तो याद रखिए ये एडवर्बियल क्लोज है। क्यों? क्योंकि ये ना तो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, और नाउन को क्वालिफाई कर रहा होता तो एडजेक्टिव क्लोज होता, ना खुद नाउन की तरह काम कर रहा है तो नाउन क्लोज भी नहीं है। तो ये एडवर्बियल ऑफ प्लेस, स्थान से संबंधित और क्या है, क्रिया विशेषण है। ये स्टे यानी ठहरने को, ठहर सकते हो कहां, जहां तुम्हें पसंद हो। तो ये किसको, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। और जो वर्ब की एडिशनल इंफॉर्मेशन दे उसे हम एडवर्ब कहते हैं, और जो नाउन की एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दे उसको एडजेक्टिव कहते हैं। यानी एक विशेषण होता है जो संज्ञा की विशेषता बताता है, और एडवर्ब क्रिया विशेषण होता है जो क्रिया की विशेषता हमें बताता है। तो ये थे अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के अंदर शामिल एक टॉपिक सेंटेंसेस का। सेंटेंसेस के टॉपिक में को हमने पूरा रीड आउट कर लिया अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग और अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। 5 प्रकार के वो पढ़े और 3 प्रकार के हमने ये पढ़े। अब आप आगे आने